गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 29 जुलाई है। सुबह का टाइम हो रहा है, इसलिए आप सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 29 जुलाई में जितने इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं और करेंट अफेयर से रिलेटेड जितने स्टैटिक जीके हैं, उसके सारे क्वेश्चन को हम डिटेल उसके सलूशन करेंगे। उसके जो है कि इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होंगे उसको देखेंगे। और इसी तरीके से डेली जो है कि द सिलेक्शन एकेडमी में आप लोगों को डेली करंट अफेयर ऐसे ही मिलता रहेगा। और ऐसे ही इसको वो करने के लिए, मनोबल हमारा बढ़ाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें द सिलेक्शन एकेडमी, जिससे आप लोग को जो है कि समय समय से हम PDF प्रोवाइड करा सकें, इस तरह के नए नए कंटेंट उसके स्टैटिक जेकी आपको बता सकें। चलिए जो है कि क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टाइम की बहुत शार्टेज है आप लोगों के भी पास, और आप लोग जो है कि सुबह जो है कि कम से कम जो है कि करंट अफेयर के लिए यदि आप लोग 40 मिनट देते हैं तो आप लोग को स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा और करंट अफेयर भी हमेशा के लिए हमेशा जो है कि याद रहेगा। चूँकि जो है कि आप लोग देख ही रहे हैं, इतिहास से क्वेश्चन जो है कि बहुत कम कर दिया है, भूगोल से भी, इन सब चीज़ों से अब जो है कि ट्रेंड बदल चुका है। AI का ज़माना आ गया है, कंप्यूटर पूछा जा रहा है, इन्वायरमेंट पूछा जा रहा है, साइंस एंड टेक पूछा जा रहा है, करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया गया है, इसलिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया है? 26 जुलाई को मनाया गया? नहीं। 27 जुलाई को? नहीं। कब मनाया गया है? 29 जुलाई को। ठीक, चलिए इसके फैक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। ये टाइगर रिजर्व कब मनाया गया है? विश्व टाइगर दिवस कब मनाया गया है? 29 जुलाई को मनाया गया है। विश्व टाइगर दिवस मनाने की शुरुआत जो हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 2010 में इसकी शुरुआत हुई। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? रूस से, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के यहाँ से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बाघों का संरक्षण और अवैध शिकार को रोकना, चूँकि इनकी संख्या जो है कि विलुप्त होती जा रही है। विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में ही बचे हैं, और विश्व में तो विश्व लेवल पे तो इसका जनसंख्या बहुत ही कम हो गया है। अब ये क्वेश्चन पूछ देता है साइंस में, चूँकि जो है कि हमारी राष्ट्रीय पशु है, तो इसलिए इसका पूछता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। ये याद रहे, चूँकि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है ना। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। तो इसे पूछ सकता है। और वैसे ही जो है कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, तो उसका भी हम लोग का जो है कि वैज्ञानिक नाम याद रखना चाहिए, नेलेंसी न्यूसीफेरा। ठीक है, कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलेंसी न्यूसीफेरा, ये लिख लीजिएगा आप लोग। राष्ट्रीय पशु कब इसको घोषित किया गया? कब घोषित किया गया था? 1973 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तभी से। भारत में बाघ संरक्षण कब शुरू किया गया है? 1 अप्रैल 1973 से। इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से। एक जो है कि न्यायिक अधिकरण बनाया गया, अथॉरिटी की इसकी एक बॉडी बनाई गई, जिसका नाम था NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव क्या अथॉरिटी। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका मुखिया जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। सब का सब इसी दिन आप लोग को याद करा देंगे। इसी तरीके से हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको भी आगे बढ़ाएं। जो है कि द सिलेक्शन एकेडमी में आप लोग का स्वागत है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट है। भारत में जो है कि प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? अभी बताए हैं, उत्तराखंड में। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ताडोबा कहाँ है? ताडोबा कहाँ है? वहाँ पर महाराष्ट्र में है। पूछेगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कहाँ बताएंगे? पश्चिम बंगाल। चाहे दे देगा कोलकाता, तो वहाँ बताएंगे। ठीक है,
काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। एक सींग वाले गैंडा पूछ देगा तो कहाँ पर है? काजीरंगा में है। बाघों की पूछेगा सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पूछ देगा बाघ सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। मैग्रो में स्थित प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन है। ठीक है। एक सींग वाले गैंडा बता ही दिए हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग, इसकी 60वीं बैठक कहाँ पर हुई है? रोमो नहीं, लंदन नहीं, न्यूयॉर्क नहीं, कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है। इसका चलो तथ्यसार देखा जाए क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। स्थान नई दिल्ली में हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया था? विदेश मंत्री एस जयशंकर। पूछेगा विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। पूछेगा अनसिट्रल ये किस संस्था के अंतर्गत आती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आती है। इसका काम क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो व्यापार हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड हैं, उनके जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो कानून हैं वो बहुत ही जटिल हैं, तो उनको क्या करेगा? सरल बनाएगा। उनके जो है कि आधुनिक बनाएगा, जिससे जो है कि विश्व व्यापार जो क्या हो? कुशल हो, सुगम हो, जिससे जो है कि विकासशील देश और अल्प विकसित देश क्या करें? ग्रोथ करें। इसीलिए ये बनाया गया है, व्यापार को सुगम बनाने के लिए। पूछेगा अनसिट्रल किस लिए बनाया गया है? व्यापार को सुगम बनाने के लिए। पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। किसके द्वारा स्थापना हुई? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये इसकी स्थापना हुई। पूछेगा अनसिट्रल का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना। ठीक है। पूछेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। ठीक। इसमें सदस्य देशों की संख्या 70 है। पूछेगा अनसिट्रल भारत जो है अनसिट्रल का सदस्य कब बना? 1968 से। ठीक है। अनसिट्रल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग। वर्तमान कार्यकाल 1 जून 2024 से 2028 तक। 60वीं वर्षगांठ नई दिल्ली, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। ठीक। डन, क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलो। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ? बताओ, कमेंट करो। कहाँ हुआ है कॉमनवेल्थ गेम? कहाँ हुआ है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड की सिटी ग्लासगो में हुआ है। पूछेगा किस नंबर का है? 23 नंबर का है। ठीक है। 23वां संस्करण है। कब तक चलेगा? 2 अगस्त तक चलेगा। इसका स्थान कहाँ है? ग्लासगो, स्कॉटलैंड का सिटी है। पूछेगा इसका शुभंकर क्या है? फिन्नी। ठीक है। फिन्नी इसका क्या है? शुभंकर। ये है फिन्नी बाबा। ठीक है। इसके शुभंकर हैं। ठीक है। देखो इसके कुछ और भी फैक्ट देख लो। पहला कॉमनवेल्थ गेम पूछेगा कहाँ हुआ था? 1930 हैमिल्टन में हुआ था। हैमिल्टन कहाँ है? कनाडा में। पूछेगा पिछला जो 2022 में हुआ था वह कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। ठीक। ये अगला जो है कि मान लो कि 2026 अभी वर्तमान में ग्लासगो में हो रहा है। 23वां संस्करण है। शुभंकर क्या है? फिन्नी है। ठीक। इतना क्लियर कट। पूछेगा कि भारत ने पहली बार फीफा विश्व कप की मेज़बानी कब किया था? कॉमनवेल्थ की मेज़बानी भारत ने कब किया था पहली बार? 2010 में। ठीक है। और अगली मेज़बानी भी भारत ही करेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, 2030। भारत के कौन से शहर में होगा? अहमदाबाद में। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इसकी और भी फैक्ट देखो। फीफा में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? अभी जो चल रहा है मीराबाई, ये फीफा ही आ रहा है, चूँकि अभी जो है कि फीफा जो ख़त्म हुआ है तो उसमें बहुत सारा, हम तो एक मैच भी नहीं छोड़े, उसको देखते रहे, इसीलिए वो दिमाग में चल रहा है हमारे। फीफा ही आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। उसमें जो है कि
अभी हाल ही में आप लोग को पता होगा ओलस मोंटेना ने उन्हें संन्यास ले लिया है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। ठीक है, चलो छोड़ो ये सब बातें, क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, कॉमनवेल्थ में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू। इम्पोर्टेंट, ये सबको पता है कि इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता, लेकिन ये किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। ठीक, इतना क्लियर, 2 पॉइंट। ठीक, अब ये आ जाओ, कुल वजन उठाया 190 kg, स्नैच 95 kg, क्लीन एंड जर्क 105 किलोग्राम। ठीक है, लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कौन है? मीराबाई चानू जी। ठीक है, लगातार 3 बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीती हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में तो एकदम पता कर लो तुम लोग। ठीक है, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थी, भारत की ध्वजवाहक, जो भारत के तिरंगे लेकर इन्होंने आगे आगे इन्होंने वो किया था, सपोर्ट किया था, भारत का ध्वजवाहक आगे लेकर खड़ी थी। कौन थी? मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन, ये 2 थी। पूछेगा कि उद्घाटन समारोह में कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थी? मीराबाई चानू और एक लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, ये भारत की तरफ से थी। राष्ट्रमंडल में कुल कितने देश हैं? 56 देश हैं। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, जो यूके का शहर है, जो यूके का है। यूके में कुल 4 देश हैं, जिसमें से लंदन भी है, उसका शहर है। पहला भारतीय पुरुष कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था। भारत का एक पहला पुरुष जिसने कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड मेडल कौन बना था? मिल्खा सिंह ने। भाग मिल्खा भाग। ठीक है, 1998। मिल्खा सिंह किससे संबंधित हैं? एथलीट हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में क्या जीती थी? गोल्ड जीती थी। पहली भारतीय महिला कौन है? रूपा उन्नी कृष्णन। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा पॉइंट, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के खिताब से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? कौन से बैंक को सम्मानित किया है? ग्लोबल फाइनेंस। ग्लोबल फाइनेंस ये जो है कि न्यूयॉर्क की पत्रिका है एक, इन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कंज्यूमर बैंक के रूप में किसे बताया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? सरकारी बैंक है। भारत की सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? SBI। भारत की सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? HDFC। ठीक है, आगे बढ़ो। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। आगे बढ़ो। दिया है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका किस देश का है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के, ये न्यूयॉर्क से प्रकाशित होती है। ठीक है, यही जो है कि SBI। अब SBI आ गया तो SBI के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जो फैक्ट है, उसको थोड़ा रिवीजन कर लो। पूछेगा SBI की स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। ये भी पूछ सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। SBI के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। चूँकि ये पब्लिक सेक्टर का भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो इसलिए ये चेयरमैन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक चेयरमैन 4 MD होते हैं इसमें। ठीक है, SBI का जो है कि टैगलाइन क्या है? प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, यानी अब SBI की इतिहास देखो। पहले SBI नाम इसका था नहीं, पहले इसे बैंक ऑफ कलकत्ता कहा जाता था। 1806 तक इसको बैंक ऑफ कलकत्ता कहा गया। 1909 में इसका नाम बदल दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल किया गया। फिर 1901 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, 1921 में। और कितने बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया? बैंक ऑफ बंगाल एक, बैंक ऑफ बॉम्बे मद्रास, यानी सीधे सीधे बंगाल बॉम्बे मद्रास, बंगाल बॉम्बे मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बनी? 1921 में। SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955 से, तभी से उसका नाम क्या पड़ गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ये पूछ देगा कि डल झील
मतलब फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? एसबीआई है। कहाँ लॉन्च किया था? डल झील में। फ्लोटिंग एटीएम, एटीएम तैरते रहेगा, लोग नौकायान चाहे कुछ भी वो तैरता रहेगा, उसमें पैसा डालेंगे, पैसा निकल जाएगा। ठीक है। पहला फ्लोटिंग एटीएम कहाँ पर बना था? 2004 केरल में। ठीक है। महिला उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के ऋण योजना किस बैंक ने शुरू किया है? महिला उद्यमियों के लिए मतलब सभी महिलाओं के लिए नहीं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, जो कोई उद्योग करती हैं, जो कुछ धंधा करना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, बिजनेस करके आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें बिना गारंटी के ही लोन, बिना प्रतिभूति जमा किए ही उसको लोन देगी सस्ते ब्याज दरों पर। इस योजना का क्या नाम है? अस्मिता योजना। आपके संपर्क में कोई होगा गांव घर में तो आप भी जाइए बैंक पे, देखिए अस्मिता, बताइए अस्मिता योजना है, हमको जो है कि लोन चाहिए, हम ये फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए मिलता है कि नहीं। ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता और हैदराबाद में। ठीक, क्लियर इतना हो गया? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट होनोरिस कासा, मानद डॉक्टरेट होनोरिस कासा से सम्मानित किया गया है। बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी किस देश की है? उत्तरी मैसेडोनिया नहीं, जर्मनी नहीं, इटली नहीं, रोमानिया की है। कहाँ की है? रोमानिया की। ठीक है, रोमानिया की है। और उन्होंने ही माननीय श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये उपाधि प्राप्त किया है, होनोरिस कासा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी। 15वें। ठीक है, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, माननीय जी ने क्या क्या काम किए हैं, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक है, तो अच्छा ही रहेगा। ओल चिकी लिपि में भारतीय संविधान का विमोचन किया है। एक प्रकार की लिपि है, जैसी भारत की कौन सी देवनागरी लिपि है, इसी प्रकार की अन्य भी लिपियां हैं। तो उसी प्रकार से ओल चिकी लिपि है जिसमें भारतीय संविधान का विमोचन किया गया है। ठीक है, ग्रंथ कुटीर पुस्तकालय उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रपति भवन में एक ग्रंथ कुटीर पुस्तकालय बनाया गया, उसका उद्घाटन माननीय श्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ठीक, अब राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन भी राष्ट्रपति माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। कहाँ पर? सेगांव में। पूछेगा सेगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। सेगांव न देकर महाराष्ट्र दे सकता है सीधे। राष्ट्रीय आरोग्य मेला महाराष्ट्र, राष्ट्रीय आरोग्य मेला कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक है, ग्रंथ कुटीर पुस्तकालय कहाँ पर है? सीधे पूछ देगा कहाँ पर है, बोल देना राष्ट्रपति भवन। नहीं ऑप्शन में देगा तो दिल्ली दे देगा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में सी राजगोपालचारी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? माननीय श्री राष्ट्रपति महोदया ने। ठीक है, सी राजगोपालचारी भारत के कौन है? पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति कौन है? माननीय श्री महोदया द्रौपदी मुर्मू जी। नाम तो सबको पता है लेकिन 15 नंबर से। ठीक है, 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सुखोई 3 MKI राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है माननीय श्री महोदया जी ने। ठीक है, नाम तो पता ही होगा आप लोगों को। तो ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15 नंबर की। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थीं? झारखंड की राज्यपाल थीं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। चूँकि हम लोग की पहली जो है कि क्या है, नागरिक हैं। भारत की पहली नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जी होती हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, ये पहली नागरिक, इनके बारे में संपूर्ण नॉलेज चाहिए। 15वीं राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी। जन्म उड़ीसा में हुआ था। ओल चिकी लिपि के जनक पूछ सकता है, ये कौन है?
पंडित रघुनाथ मुर्मू, ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये तो पता ही है, बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज रोमानिया, इन्हें होनोरी सम्मान दिया है माननीय श्री को। क्या ये क्लियर होगा? तो आगे बढ़े। ठीक। हाल ही में उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? यूपी वाले तो इसको क्या स्टार लगाओगे? हाँ, 3 लगा लो, इंस्पेक्टर वाला फीलिंग लो, ठीक है, बहुत ही जरूर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में सारनाथ को कौन सा स्थान दिया गया है? ये विश्व लेवल पर पूछ रहा है, ठीक है। कौन सा है? 45 नंबर, ठीक है। ये भारत का है 45वां स्थान, याद रहे, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल है तो ये चौथा बताना, ठीक है। ऐसे पूछेगा सारनाथ जो है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर का स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, चौथे नंबर का। पूछेगा भारत में सारनाथ ये कौन से नंबर का स्थल है जो विश्व धरोहर में शामिल हुआ है, तब क्या होगा? 45, ठीक है। अंतर समझ लेना, ठीक है। आओ इसका डिटेल पहले देखो। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट में भारत का 45वां है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का चौथा है जो विश्व धरोहर स्थल बना है, कौन? सारनाथ, ठीक है। घोषणा कब हुई? 25 जुलाई 2026, ठीक है। बुसान एक शहर है, बुसान शहर कहाँ का है? साउथ कोरिया का है, दक्षिण कोरिया, ठीक है, जिसे विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र में इसे भी शामिल किया गया है। भारत अब विश्व में 6वां और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। ये किस नंबर से कह रहा है? ये कह रहा है कि कितने स्थान है, चूँकि भारत में जो कि 45 स्थान है जो विश्व धरोहर में है, तो उस हिसाब से भारत विश्व में उसका लेवल कौन सा है? 6वें स्थान पर है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप में, एशिया प्रशांत में उसका स्थान कौन सा है? दूसरे नंबर पे है। अब सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में देख लो। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लिखते रहना। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। जब पहला उपदेश दिया सारनाथ में, उसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। जब धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, वहाँ से इन्हें क्या हुई? बौद्ध संघ की शुरुआत हुई, ठीक है। भारत के कुल 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से कौन सा है? एक है सारनाथ है, ठीक है। और कुछ प्रमुख स्मारक स्थल है जो सारनाथ में है, जैसे चौखंडी स्तूप, धमेक स्तूप, धर्म राजिका स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, अशोक स्तंभ, प्राचीन मठ मंदिर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं सारनाथ में। महत्वपूर्ण देखो, इसे यूनेस्को के धरोहर में कब शामिल किया गया, ठीक है। यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट 1998 में। विश्व धरोहर का दर्जा किसे दिया गया? अशोक चक्र को 2025 में। अब अशोक चक्र को दिया गया। अशोक स्तंभ के बारे में जान लो। सम्राट अशोक जिसे सिंह स्तंभ कहाँ से प्राप्त होता है? सारनाथ से। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके नीचे लिखे रहता है सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? कमेंट करके बताओ कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। पूछेगा अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं? देखो कि गिन के बताओ, 1 2 3, तो कुल कितने हुए? 3, ठीक है, 3 हुए ना। वाह, 3 नहीं गधों, 4, एक पीछे है। देखो एक दिख रहा, 2 3, एक पीछे है। तो अशोक स्तंभ में पूछेगा तो कुल कितने हैं शेर? 4 हैं, ठीक है। सॉरी, हमको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस कब बनाया गया? कब मनाया गया? कब मनाया गया? 28 जुलाई को? नहीं। 27 जुलाई को? नहीं। 26 को? नहीं। 25 को? नहीं। 26 को ही मनाया गया, ठीक है। तुम लोग को ऐसे चेक करेंगे,
ठीक है, 26 जुलाई को। अब मैग्रो दिवस के है तो मैग्रो के बारे में जान लो। विश्व में सबसे अधिक मैग्रो कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल। और क्यों जो है कि ये मैग्रो वन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? ये जो कि खारे पानी में उगता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जो है कि सोखता है। सोखता मतलब क्या है? अवशोषित करता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। मैग्रो वन के बारे में देख लो, ठीक है। ये जो है कि 26 जुलाई को मनाया गया। 5 गुना अधिक कार्बन को अवशोषित करता है। विश्व का सबसे बड़ा मैग्रो वन सुंदरवन है। प्रमुख सैन्य अभ्यास भी देख लो चलते चलते। ऑपरेशन विजय थल सेना के द्वारा किया गया। ऑपरेशन सफ़ेद सागर, अब सागर लगा है तो ये ना है कि नौसेना जो पानी में चलता है, नहीं, वायुसेना के द्वारा किया गया ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑपरेशन तलवार, अब तलवार इतना ज़मीनी लड़ाई झगड़ा करत ही तो वो थल सेना हुई ना। ऑपरेशन तलवार कौन सा है? नौसेना के द्वारा किया गया, ठीक है प्यारे बच्चों। कारगिल विजय दिवस भी कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और ये 27वां संस्करण है। ये 27वां क्या है? 27वां है इसका। 1999 में हुआ था, 26 चल रहा है, तो 1999 में ये वो तो मनाया ही गया। फिर उसके बाद 26 तो ये कितना हो गया? 27। इसीलिए फैक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1999 में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1900 क्योंकि 1999 में विजय प्राप्त हुई थी। जब वो रहेगा इसके 5 साल बाद भी पूछेगा तो तुम बता दोगे, क्योंकि पता ही है कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। अब जुलाई के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो दिवस वाले, उनको देख लो। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस, विधान चंद्र राय। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था पूरे भारत में, ठीक है। एक ही टैक्स होगा, ये वाला सिस्टम। इसमें 4 उसमें आते हैं। CGST होता है, IGST होता है। IGST मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड GST, CGST। और फिर क्या होता है? SGST, ठीक है। यानी सेंट्रल GST, स्टेट GST और इंटीग्रेटेड GST, ये वाले, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 20 जुलाई को शतरंज दिवस, ठीक है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, राष्ट्रीय ध्वज दिवस। 22 जुलाई को झंडा दिवस, ठीक है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई को क्या है? आयकर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हो गया क्लियर? ये आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निकोलस ओटामेंडी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वह किस देश के फुटबॉलर हैं? निकोलस ओटामेंडी किस देश के फुटबॉलर हैं? ब्राज़ील के हैं? नहीं। स्पेन के हैं? नहीं। फ्रांस के हैं? नहीं। बोल दो हाँ। नहीं, अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। निकोलस ओटामेंडी। अब इनकी क्या उपलब्धियां रहीं, ठीक है। अब फुटबॉल के बारे में देख लो। अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, उसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। ये फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है? 23, ठीक है। और 11 जून से 19 जुलाई तक। और 23वां संस्करण और कौन सा है? कमेंट करके बताओ, अभी इसी में बताए हैं, ठीक है। देखें, याद है कि कुछ दिमाग से निकल जा रहा है तुम लोग को। पहली बार 3 देशों ने संयुक्त रूप से मेज़बानी की। इसके पहले 2 देश मेज़बानी किया करते थे, या तो एक देश मेज़बानी किया करता था। अब फीफा वर्ल्ड की जो है कि कुल 3 देशों ने मेज़बानी किया है। अमेरिका ने, मैक्सिको ने और कनाडा ने। तीनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मैप में देखोगे पास पास हैं, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी सीमा अमेरिका और कनाडा का बनता है, ठीक है। मैक्सिको, गेहूं का जो भारत में जो गेहूं आया कहाँ से आया था? मैक्सिको से, ठीक है। पहली बार 48 टीमों ने भाग लिया, ये भी ठीक। कुल 104 मैच हुए, ठीक है। 16 शहरों में आयोजन किया गया फीफा का, ठीक है।
अब ये इम्पोर्टेंट है कि गोल्डन बॉल किसको दिया गया। ये गोल्डन जो बॉल होता है वो किसे दिया गया, रोड्री को दिया गया है जो स्पेन का खिलाड़ी है। गोल्डन बूट अगर नहीं दिख रहा है तो लिख लो, गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे को दिया गया। गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 23वें संस्करण में कुल कितने गोल दागे हैं, कुल 10 गोल दागे हैं, इसीलिए इनको गोल्डन बूट दिया गया। क्योंकि गोल पैर से मारते हैं, पैरवश न मारेंगे गोल, तो इसलिए इनको कितना दिया गया है, 10 गोल मारे हैं सबसे अधिक 2026 में, इसीलिए इनको क्या दिया, गोल्डन बूट। और गोल्डन बॉल रोड्री को दिया गया जो स्पेन का है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया है, उनाई सिमोन के दिया गया है, ये भी क्या है, स्पेन का है। स्पेन के खिलाड़ी बहुत अच्छा किए तभी तो स्पेन ने जीता है। देखो गोल्डन ग्लोब भी पाया है स्पेन का खिलाड़ी, गोल्डन बॉल भी स्पेन का खिलाड़ी ही पाया है। ठीक है, बेस्ट यंग प्लेयर एक बना है, मतलब सबसे नौजवान खिलाड़ी कौन था फुटबॉल में ये फीफा वर्ल्ड कप में, क्यूबा रस्सी था। ठीक है, क्यूबा रस्सी, पाउ क्यूबा रस्सी जो स्पेन का था। नौजवान थे तभी तो जीत गए सब, स्पेन विजेता बना। फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया, बेचारा नीदरलैंड बहुत आराम से खेल रहा था, न किसी से गाली गलौज, ना किसी से लड़ना झगड़ना, बहुत ही फेयर खेला। ठीक है, उसी को दिया जाता फेयर प्ले अवार्ड। ठीक है, विजेता कौन बना है, स्पेन, ये तो सभी को पता होगा, पूरे इतना हाईलाइट था, हम तो एक भी मैच नहीं छोड़े, पूरा देखते रहे। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, स्पेन का था। उप विजेता कौन बना है, अर्जेंटीना। वो अर्जेंटीना के उस खिलाड़ी का नाम बताओ तुम लोग जो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, अभी बताएं, कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताना तुम लोग, देखते हैं दिमाग में रह रहा है कि निकल जा रहा है। फाइनल जो मैच खेला गया फीफा वर्ल्ड कप का, जो फाइनल मैच था वो किस स्टेडियम में खेला गया, मेट लाइफ स्टेडियम। पूछेगा मेट लाइफ स्टेडियम कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, फीफा संघ की स्थापना कब हुई थी, फीफा की स्थापना कब हुई थी फुटबॉल संघ की, 1904 में। मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख। ज्यूरिख किस देश का शहर है, स्विट्जरलैंड की शहर ज्यूरिख में है। अध्यक्ष कौन है, जियानी इंकांटिनो। जियानी इंकांटिनो कौन है, फीफा की अध्यक्ष हैं, याद रहेगा ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रोवर्स कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से। सुब्रतो कप फुटबॉल से रिलेटेड है। डूरंड कप फुटबॉल। आशुतोष कप फुटबॉल से। मर्डेका कप फुटबॉल से। नेहरू कप फुटबॉल से। पूछता एग्जाम में बहुत ज़्यादा, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, पूछ लेगा, फुटबॉल से ही है। ठीक है, मर्डेका कप फुटबॉल से। डूरंड कप फुटबॉल से। सुब्रतो कप फुटबॉल से। ठीक है, क्लियर, ठीक है, ठीक है। देखो ये भी बचा, इसको भी देख लो। विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है कब, 25 मई को। ठीक है, अभी हाल ही में हुआ है जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इसी साल। अब इतना हाईलाइट था तो पूछ भी सकता है कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया, 25 मई को। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प चाचा हैं ये। ठीक है, इनको जो है कि मांग रहे थे हमको नोबेल प्राइज़ दे दिया जाए, ये मांग कर रहे थे, गुस्सा हो गए थे कि हमको भी नोबेल प्राइज़ चाहिए, हम पूरे विश्व को कंट्रोल करते हैं, इतने अच्छे से जो है कि व्यापार कराते हैं, टैरिफ लगा देते हैं। तो इस वजह से इनको जो है कि नोबेल प्राइज़ की मांग कर रहे थे। नोबेल प्राइज़ न देकर इनको झुंझुना थमा दिया गया। पहला फीफा शांति पुरस्कार इनको दे दिया गया, लीजिए साहब, ले लीजिए, ये है। ठीक है, ये है डोनाल्ड ट्रम्प को। चलो दोस्तों, यहीं से जो है कि आप लोगों को समाप्त करते हैं करंट अफेयर। इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के कंटेंट के लिए, जिसमें स्टैटिक जीके होगा, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो होगा। इसको जो है कि हम डेली करंट अफेयर द सिलेक्शन एकेडमी में आप लोग को ऐसे ही डोज 1 डोज 2 डे बाय डे करके बताते रहेंगे। जब मंथ जब ख़त्म हो जाएगा, एंड ऑफ मंथ में आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट
150 चाहे 200 जैसा करंट अफेयर रहेगा उस हिसाब से रैपिड मैराथन चला देंगे, जिसका जो है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन इतना डिटेल उसमें नहीं होगा, तो बेहतर यही होगा कि 30-40 मिनट सुबह का जो है कि देख लीजिए। अभी सुबह में वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम जो है कि कंटेंट जो है कि क्रिएट करते रहें इसी तरीके से।